नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। जी हाँ मित्रों, आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी कि सर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्यूशन दीजिए। मित्रों, तो आप सभी की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है और आज से ही आपको प्रथम प्रश्न पत्र यानी आपका जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा क्षमताओं का विकास का यह आपका फर्स्ट पेपर का यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र 2016 यानी प्रीवियस ईयर के 2016 के पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन मित्रों आपको बेहतर तरीके से आपको दिया जा रहा है। मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले मित्रों आप सभी को ज्ञात है कि हमारा सेकंड चैनल मैथ रीजनिंग गुरु आरंभ हो चुका है मित्रों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैथ रीजनिंग गुरु को चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आपके मित्र भाई बंधु जो भी विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस लिंक को शेयर कीजिए। और विशेषकर स्पेशल श्रृंखला इस पर आरंभ कर दी गई है मैथ्स और रीजनिंग की, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल श्रृंखला आरंभ कर दी गई मित्रों। इसलिए अभी तक आपने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया है तो उस पर जाइए और आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स रीजनिंग गुरु को, उसकी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। मित्रों, तो चलिए हमारी जो प्रथम प्रश्न पत्र पेपर 2016 का जो सॉल्यूशन है उसको आरंभ किया जाता है। मित्रों, तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि डीएलएड बीटी यानी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2016 आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास संबंधी प्रश्न पत्र आप सभी लोग जानते हैं जो कि 50 अंकों का होता है और इसको सॉल्व करने का जो समय होता है आपके पास निर्धारित समय 2 घंटे होता है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। आप सभी लोग को ज्ञात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला 15 प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसमें से अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों के आपको 25 और 50 शब्दों में आंसर देने होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला ही हमारा प्रश्न है जिसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। मित्रों, चलिए पहला ही आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं। तो आप सभी को ज्ञात है ना, ऑप्शन आपको देखने से ही ऑटोमेटिक क्लिक हो गया कि हाँ हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 यानी कि 11 होती है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। ठीक है, यानी मनुष्य भिन्न भिन्न वर्णों को कहाँ कहाँ से उच्चारित करता है, जैसे काकल, कंठ, दंत, तालु, मूर्धा उच्चारित करता है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वह सभी उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। क्या हैं? आपके मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, मुख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट जवाब होगा। मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। देखिए स्वरों के प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से हैं और लेकिन प्रश्न जिस तरह पूछा जाएगा हमारा जवाब भी उसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो ओष्ठों की आकृति पर, तो ओष्ठों की जब आकृति को देखा जाता है तो जो सब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो कुछ स्वर जो होठों की आकृति बनती है, वृत्ताकार आकृति बनती है, जैसे ऊ, ओ आदि ये सब, और कुछ अवृत्ताकार आकृति के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के दोनों को मिलाकर के बात की जाए तो ऑप्शन सी अ और ब दोनों यानी स्वर जो होते हैं अगर ओष्ठाकृति के आधार पर होंगे तो वृत्ताकार एवं अवृत्ताकार दोनों ही आकृति में जब उच्चारण किया जाता है तो ये सिचुएशन बनती है होठों की। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से आप सभी लोगों को ऑप्शन देखने पर ऑटोमेटिक माइंड सेट हो गया होगा कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें स्पर्श व्यंजन, ठीक है याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो तीनों प्रकार आप लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 भागों में इनको बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न यानी कि प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, तो किस तरह कहा जाता है? यानी स्वर तंत्रियों में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय मुख के अंदर
विभिन्न भागों से के द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है, यत्न किया जाता है, वो आपका प्रयत्न किया जाता है। इसमें मुख के सभी भाग, जिसमें स्वर तंत्र आपका कंपन है, श्वास है, जिह्वा आदि भाग, सभी अवयव इसमें शामिल होते हैं। इसलिए आपका आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। ठीक है, तो मैंने उच्चारण के लिए एक प्रीवियस वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, किस तरह एक भी उच्चारण स्थान का आपको कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक आपको दी है। ठीक है, तो दंत व्यंजन है, तो मैंने आपको लिया था लितु लसानाम दंता, लितु लसानाम सूत्र दिया था दंता। ठीक है, ले यानी ले वर्ग, ता का मतलब ता था धन ना, तो यहां से देख लिए ना वर्ग, ना आ रहा है, ना आ रहा है, ना का मतलब ये क्या से उच्चारित हो रहा है, दंत से उच्चारित होता है। और जबकि का हमारा अकु विसर्जन कंठ से, ये जो ऐसा नाम तालु, और ये नासिक से। ठीक है, अड़ा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह एक ऐसा बोधक चिन्ह है जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि को व्यक्त करने के लिए उस वाक्य के पीछे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका विस्मयादि बोधक होगा यहाँ पर आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अड़ा, ला वर्ग का किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो टाटा ढाणा, तो मैंने आपको बता चुका हूं, का खा गगाना, चाचा जाजा, ये तो आप सभी याद थे वर्गों के। मैंने बताया था वर्ग कितने होते हैं, हमारे 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर के 5 वर्गों में 25 आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कादियो माँ बसाना, का से लेकर के माँ तक के। ठीक है, तो चलिए अड़ा वर्ग का किस वर्ग में आता है, तो ड़ा वर्ग जो है जो टा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, टा वर्ग, टा वर्ग, जो कि आपके ऑप्शन बी में मिल जाएगा। ठीक है, जो कहां पर मिला है आपको, ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 संख्या है। तो आप सभी लोग गणितीय रूप में जानते हैं कि 13 सम और विषम संख्या, ठीक है, जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या, और 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या। और देखने पर आपको ज्ञात हो गया कि 13 जो है एक विषम संख्या है, 13 जो है एक विषम संख्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवरोही क्रम और है और आरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, और आरोही बढ़ता हुआ क्रम। किस तरह याद करेंगे, यदि छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो यानी घटता हुआ क्रम आएगा, और आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, ये दीर्घ आ रहा है तो यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आप सभी लोग जान पा रहे हैं, अवरोही क्रम पूछा गया तो अवरोही में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका घटता हुआ क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखेंगे, अवरोही और आरोही, और ये इस वाले में आरोही क्रम है। ठीक है, तो बिल्कुल से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, भाग की संक्रियाएं होती हैं, यानी भाग में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, जिसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आदि ये उपयुक्त होते हैं। तो इस तरह देखा जाएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो गया मित्रों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के शिक्षण यानी भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। ठीक है, तो भाषा को शिक्षण करते समय यानी शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन से पक्ष, जिसमें पठन, लेखन, व्याकरण आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह यदि देखा जाएगा तो आपका उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा इसका मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या होती है, यानी भाषा में अज्ञानता संबंधी समस्या होती है। तो बालकों में लिपि संबंधी समस्या, यदि बालकों को लिपि का ज्ञान नहीं है तो वह भाषा संबंधी ज्ञानता करेगा। व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, ये भी बिल्कुल से ठीक है। ठीक है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव होना, यदि आप सही विराम चिन्हों का सही जगह पर उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें भाषा अज्ञानता संबंधी समस्या दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ओवरऑल ठीक है, यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। तो प्रश्न है 99 में दहाई है। ठीक है, दहाई का मतलब देखिए, इकाई दहाई, आप दहाइयों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, दहाइयों की संख्या 9 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगली श्रृंखला है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। जिस तरह वस्तुनिष्ठ के लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है मित्रों, तो कोई भी गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल से सटीक जवाब हम, आपकी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से, प्रीवियस वीडियो आप हमारे लाइव सेशन में देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के बिल्कुल से इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड की गई है। तो चलिए, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है इसमें अति लघु उत्तरीय का, यानी लेखन का अर्थ बताइए, लेखन का अर्थ बताइए। ठीक है, तो देखिए लेखन को आप सभी लोग जानते हैं ना, कि देखो अपने जो हमारे हाव भाव होते हैं, हमारे हाव भाव यानी भाव एवं विचार, भाव हाव भाव या विचारों को
लिखित अभिव्यक्ति, यानी अपने जो हम व्यक्ति के जो भाव हैं, विचार हैं, उसकी लिखित अभिव्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? लेखन कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति के हाव भाव विचार आदि की लिखित अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं। उच्चारण की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है मित्रों, तो उच्चारण की दृष्टि से आप सभी लोग जानते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से जो 3 श्रेणियां हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन आपका पहला आता है, का से लेकर के मां तक, कादियो महावसाना स्पर्श 25, इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दूसरा अंतस्थ आता है, यवराला, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन, सह, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की 3 श्रेणियां, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अयोग वाहक के 3 प्रकार लिखिए। अयोग वाहक के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, तो अयोग वाहक के 3 प्रकार होते हैं। अनुस्वार होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुस्वार, अनुनासिक, अनुसार और अनुनासिक। ठीक है, अनुसार हो गया, अनुनासिक हो गया और विसर्ग। ठीक है, तीनों प्रकार आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, यानी अयोग वाहक के जो 3 प्रकार हैं, अनुस्वार है, अनुनासिक है और विसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, विकारी शब्द। विकारी और अविकारी मैं आपको बता चुका हूं बेहतर तरीके से कि विकारी शब्द कौन होते हैं और अविकारी कौन होते हैं। ठीक है, विकारी शब्दों का अर्थ होता है कि जिस ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार बदलते जाते हैं, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार बदलते जाते हैं, वह आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जबकि अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी होंगे। और जिन पर प्रभाव पड़ता है, जो बदलते हैं, वह विकारी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व के आधार पर हिंदी के ध्वनियों का नाम लिखिए। यानी ह्रस्व स्वर कहें हम तो, इस स्वर में कितनी ध्वनियां होती हैं? आपकी 5 ध्वनियां होती हैं, जिसमें अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, ये आपकी 5 ध्वनियां होती हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिनमें उच्चारण के समय 1 मात्रा काल का समय लगे, उच्चारण के समय 1 मात्रा काल का समय लगेगा, वे सभी स्वर आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर उच्चारण के समय 2 मात्रा का समय काल लगेगा। ठीक है, उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगेगा, तो आपके दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जिनमें उच्चारण के समय 2 से अधिक मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बालाघात एक ऐसी है, यानी व्यक्ति क्या होता है, बाल अपनी शक्ति अभिव्यक्ति के कारण कुछ वर्णों को तेज प्रभाव या बल के द्वारा जो बोला जाता है, वही आपका बालाघात कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। जिह्वा के आधार पर बताना है। ठीक है, तो देखिए, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण वो निम्न है, जिसमें आपका संवृत आता है, मैं आपको बता चुका हूं, संवृत, अर्धसंवृत आएगा आपका। ठीक है, अर्धसंवृत आएगा, संवृत, अर्धसंवृत, और आपका एक आता है विव्रत। ठीक है, आएगा विव्रत, और आपका अर्धविव्रत आएगा। ठीक है, अर्धविव्रत। ये आपके जिह्वा के आधार पर 4 प्रकार हो चुके हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप इनको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ा जाता है अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतु रसानाम, मैंने आपको सूत्र बताया था कि ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है री का उच्चारण स्थान? मूर्धा से उच्चारित की जाएगी री जो स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए, ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय विभिन्न मुख के भिन्न भिन्न भागों से स्पर्श करते हुए गर्म वायु हुए, तो इनको ही ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे स, सह, जब इनको देखो किस तरह पहचानेंगे, तो आप बोल के देखिए, तो गर्म वायु निकलेगी, स, सह, इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन जो मुख के भिन्न भागों से स्पर्श करते हुए, घर्षण करते हुए बाहर उच्चारित होते हैं, वो आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स, सह, ठीक है, ये 4 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, स्वर जो आप जान चुके हैं कि अनुनासिक, निरानुनासिक। ठीक है, ऐसे स्वर जो मुख और नासिक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, मुख का प्रभाव इन पर अधिक होता है। ठीक है, तो वे स्वर आपके अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ठीक है, मुख प्लस नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि नासिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हलंत से क्या अभिप्राय है? हलंत का अर्थ ये होता है कि यानी किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए हलंत का योग किया जाता है, क्योंकि व्यंजनों की मात्रा जो होती है अर्धमात्रा होती है, यानी व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, यानी व्यंजनों की आधी मात्रा होती है, स्वर पूर्ण मात्रिक होता है। यदि व्यंजन से स्वर
को निकाल दिया जाता है तो अर्धमात्रिक रह जाता है, जिसके कारण जैसे हमने यदि ला पे ये लगा दिया तो ये ला यानी क्या है, व्यंजन हो गया, इसमें स्वर को बाहर कर दिया गया है। यही कार्य आपका हलंत का होता है। ठीक है, यानी किसी वर्ण को आधे होने का दर्शाता है स्वर निकल जाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 26 यानी कि 26 होती है। ठीक है, जिसमें 5 स्वर होते हैं और बचे हुए यानी कि 21 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है? च वर्ग की ध्वनियाँ का मतलब है कि च वर्ग में कौन कौन आता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि च वर्ग में च, छ, ज, झ। ठीक है, च, छ, ज, झ और य, ये पांचों वर्ग इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो देखिए, जब गुणा में गुणा किया जाता है तो संक्रियाएं जो होती है जिसमें गुणे होता है, ठीक है, गुणे होता है, एक गुणक होता है और एक गुणनफल होगा। ठीक है, तो ये संक्रियाएं उसमें होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तीनों संक्रियाएं को याद रखेंगे, गुणे, गुणक और गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, सभी अंकों का स्थानीय मान मैंने आपको बताया किस तरह आप स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी वह किस स्थान पर उपस्थित है वह उसका स्थानीय मान कहलाया जाएगा। ठीक है, और जब उसका जातीय मान पूछा जाएगा तो उसकी स्वयं का वैल्यू, जैसे 5 का यदि जातीय मान पूछा जाता है तो वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसका स्वयं की मान, खुद का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। ठीक है, जिसे नैज मान भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको स्थानीय मान पूछा गया तो 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इनके स्थानीय मान आप सभी लोग जान पाए होंगे बेहतर तरीके से। चलिए तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारे द्वारा यह जो प्रश्न पत्र आपको दिया हुआ है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा होगा। मित्रों, तो यदि वीडियो पसंद आया तो मोर देन लाइक और शेयर करें। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर जाइए, वहां से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको भी शेयर कीजिए। मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद मित्रों आप सभी का।